नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RKITI में। दोस्तों, मिस क्वेश्चन की सीरीज में यह लेक्चर 10वां होगा। इससे पहले 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको पता होगा कि यह सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम UPPCL TG2 का जो प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी का डिस्कशन इस लेक्चर में कराएंगे और इस सीरीज में पूरा वही क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है इसमें, किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ के योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है। यानी कोई विशिष्ट अगर कार्य कर रहे हैं, परिपथ का योजनाबद्ध बना रहे हैं तो सबसे सरल रूप कौन सा है। देखिए कोई कार्य करते हैं तो उसका एक प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई विशिष्ट कार्य है उसका अगर परिपथ योजना बनाना है तो सबसे जो सरल होता है वो कौन सा रूप होता है। पहला है लेआउट आरेख, दूसरा वायरिंग आरेख, तीसरा सर्किट आरेख, चौथा स्थापना आरेख। तो दोस्तों किसी भी विशिष्ट कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हम सर्किट आरेख को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो सर्किट आरेख को ड्रा कर लेंगे, उसके बाद वह वर्क करते हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्किट आरेख को हम पहले खींचते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप जो विभिन्न संकेतों को संकेतित करता है। यानी एक लैंप है जो विभिन्न संकेतों को संकेतित करता है, जैसे आपूर्ति अथवा मोटर का चालू बंद होना आदि, क्या कहलाता है। पहला CFL लैंप, दूसरा LED लैंप, तीसरा ताप दीप्त लैंप, चौथा संकेतक या इंडिकेटिंग लैंप। तो दोस्तों एक लैंप है जो विभिन्न संकेत देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, संकेतक या इंडिकेटिंग लैंप, है ना। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक लैंप है उनसे हम क्या कर रहे हैं, मोटर को चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो भी संकेत दिवा रहे हैं, या और अदर संकेत को उसे संकेतित कर रहे हैं तो उसे हम संकेतिक या इंडिकेटिंग लैंप कहेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, चित्र में दिए गए नियंत्रण उपकरण की पहचान करें। यह जो नियंत्रण उपकरण है इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन 4 दिया है, पहला दिष्टकारी रेक्टिफायर, दूसरा है नियंत्रण पैरामीटर है, तीसरा कॉल नियामक है या टाइमर है, चौथा है सीमा स्विच। तो दोस्तों ये आपका जो फिगर दिखाया गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह होता है टाइमर, ठीक है। ये जो फिगर दिखाया गया है इसका नाम टाइमर होता है, हिंदी में काल नियामक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक DC मशीन के आर्मेचर कुंडलन की डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल यानी फ्रंट पिच और पश्च अंतराल बैक पिच के योग का आधा निम्न में से किसे कहा जाता है। यानी YA बराबर YF प्लस YB/2, इसे हम क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है दिक् परिवर्तक अंतराल यानी कम्यूटेटर पिच, दूसरा औसत अंतराल एवरेज पिच, तीसरा परिणामी अंतराल, चौथा डेप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग का आधा निम्न में से क्या संदर्भित करता है। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, औसत अंतराल। यह जो है औसत अंतराल को दर्शाता है, YA बराबर YF प्लस YB/2। तो एवरेज है इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन LP के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 में जो पूछा था तो उससे पहले जो भी UPPCL TG2 की जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था तो उसका हूबहू क्वेश्चन उठा के 2019 वाले
में पूछ दिया था। तो इसलिए 2021 में आपका यह यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम है। तो मे भी 2024 में जब भी वैकेंसी आपका एलपी आए तो उसमें जो टेक्निकल पूछेगा क्वेश्चन तो इन्हीं क्वेश्चन में से पूछेगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन आगे भी जो लिए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा BIS मानक के नियम 77 के अनुसार सड़क के किनारे की निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए। दो BIS जो 77 रूल है उसके अनुसार जो सड़क के किनारे पोल लगे होते हैं निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच अंतर कितना होना चाहिए। पहला 4.8 मीटर, दूसरा 3.8 मीटर, तीसरा है 5.4 मीटर, चौथा आपका 6.8 मीटर। तो प्रायः निम्न और मध्यम जो वोल्टेज की लाइन होती है उसके बीच में अंतर 5.8 मीटर का होना चाहिए। इतना हाइट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो नहीं तो मानव रहित के लिए हानिकारक हो सकता है, वायर के चपेट में आ जाएंगे। तो हाई टेंशन तार है तो वह झुलस सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए एक BIS के द्वारा मानक तैयार किया गया है 77 के अनुसार कि 5.8 से नीचे पोल नहीं होना चाहिए निम्न और मध्यम वोल्टेज की लाइनों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे छोटा और सेल किस उपकरण में पाया जाता है, यानी सबसे छोटा सौर सेल पूछा है। जो सबसे छोटा सौर सेल होता है वो किस उपकरण में पाया जाता है। पहला स्ट्रीट लाइट में, दूसरा पंप सेट में, तीसरा साधारण कैलकुलेटर में, चौथा सेटेलाइट बैटरी में। तो दोस्तों सबसे छोटा जो सौर सेल होता है साधारण कैलकुलेटर में आपका पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये सब देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछता है यूपीपीसीएल में और हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है। तो हम सभी सेट का वीडियो एक क्वेश्चन करके इसी तरह लाते रहेंगे मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में। ठीक है, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। टोटल 15 से 20 क्वेश्चन का हम एनालिसिस हर वीडियो में कराते रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे छोटा सौर सेल उसी उपकरण में लगा रहता है। कैलकुलेटर क्या होता है जिसमें हिसाब वगैरह अपना ज्ञात करने के लिए करते हैं, इसमें एक बैटरी लगाते हैं या फिर अब सौर कैलकुलेटर आ गया है तो सोलर से भी चलता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर का कार्यशील वोल्टेज कितना होता है। जो SF6 होता है वह सर्किट ब्रेकर में यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है जो गैस होती है। यह बहुत ही अच्छा ब्रेकर होता है। ठीक है, सर्किट को ब्रेक करने वाला होता है। तो यह आपका पहला दिया है 1100 वोल्टेज तक, तीसरा दिया है 33 kV से 66 kV तक, तीसरा दिया है 1 kV से 33 kV तक, चौथा दिया है 33 kV से 800 kV तक। तो दोस्तों SF6 जो सर्किट ब्रेकर है आपका कार्यशील वोल्टेज जो होती है प्रायः 33 kV यानी 33 किलोवोल्ट से 800 किलोवोल्ट तक होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो कभी हाई वोल्टेज की लाइन होती है तो उसमें जब सर्किट ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें चिंगारी मतलब जो आग लिए वह ब्रेक करता है। ठीक है, तो उसी जो आग होता है उसको बुझाने के लिए वहाँ पे सर्किट ब्रेकरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें SF6 सर्किट ब्रेकर बहुत ही अच्छा ब्रेकर होता है। ठीक है, तो यह 33 kV से 800 kV तक की उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्किट ब्रेकर में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में किस के जरिए प्रकार का बदला जा सकता है, यानी 3 फेज
सप्लाई है तो 2 फेज सप्लाई में किसके थ्रू चेंज किया जाता है? पहला स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन, दूसरा स्टार डेल्टा कनेक्शन, तीसरा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन या चौथा आपका स्टार स्टार कनेक्शन। तो दोस्तों 3 फेज से 2 फेज और 2 फेज से 3 फेज बदलने के लिए स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो प्रायः स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सामान्य केबल जो वितरकों और उपभोक्ता टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है क्या कहलाता है? यानी वह केबल जो वितरक, जो डिस्ट्रीब्यूटर है और कंज्यूमर है उससे बीच जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? पहला सुपर लाइन, दूसरा सर्विस लाइन, तीसरा आपूर्ति लाइन, चौथा विशेष लाइन। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं सर्विस लाइन। ठीक है, जो सर्विस लाइन होता है प्रायः डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर यानी हमारे घर के बगल में जो पोल लगा रहता है वहाँ से हमारे मीटर तक की जो दूरी होती है उसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसको ही हम सर्विस लाइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हमारे मीटर से और हमारे जो घर के बगल में जो पोल है उसके बीच की जो दूरी होती है वही सर्विस लाइन होती है। वही क्वेश्चन में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन ऊपरी संचरण लाइन में होता है लेकिन भूमिगत केबल में नहीं होता? ऊपरी मतलब ओवरहेड लाइन में होता है और भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड केबल में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पहला खुला परिपथ दोष, दूसरा त्वरित आकाशीय बिजली, तीसरा भू संपर्कन दोष, चौथा लघु परिपथ दोष। दोस्तों जो लाइन हमारी दो प्रकार की, एक ओवरहेड लाइन होती है, एक अंडरग्राउंड लाइन होती है। ठीक है, तो ओवरहेड लाइन के द्वारा क्या होता है, हम अपना पोल के ऊपर से वायर को बिछा के सप्लाई प्रदान करते हैं और अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसके माध्यम से भूमि के नीचे अपना लाइन को बिछा के पावर को सप्लाई करते हैं। तो ऊपर जो पूछा है उसमें आपका होता है त्वरित होता है, यानी कि आकाशीय बिजली होता है। ऊपर जो होता है आकाशीय बिजली के चपेट में आता है हमारा वायर। जैसे आकाश में जब बिजली चमकती है तो उसके डायरेक्ट स्ट्रोक में यह आकाशीय बिजली यानी त्वरित से वह प्रभावित हो जाता है। कौन सी? ऊपरी लाइन, जबकि अंडरग्राउंड लाइन नहीं होती है। तो यहाँ यही पूछा है कि ऊपरी लाइन संचरण जो लाइन होती है उसमें होता है लेकिन भूमिगत केबल में नहीं होता। तो क्या होता है? त्वरित होता है, आकाशीय बिजली होता है, उसमें आकाशीय बिजली लग जाती है जबकि अंडरग्राउंड केबल में नहीं लगती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कल ही हम डिस्कशन कराए थे इलेक्ट्रीशियन हस्त औजार का, तो उसमें एक क्वेश्चन कराए थे और ये आपका यूपीपीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है जो 2021 में पूछा हुआ है। तो कौन सा है जो ईंट और कंक्रीट में छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला रोल झंपर यानी कच्चा झंपर, दूसरा लकड़ी की गिट्टी, तीसरा पाइप कटर, चौथा इस्पात स्टील की गुट्टी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रॉक झंपर, उसे बोला जाता है रॉक झंपर। ठीक है, इसकी मदद से क्या करते हैं, ईंट और कंक्रीट में जो दीवार बनी होती है उसमें छिद्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5 वोल्ट की 6 बैटरियां निम्नलिखित चित्र के अनुसार श्रेणी में जुड़ी है तो दीप यानी लैंप पर प्रयुक्त वोल्टता क्या होगी? दोस्तों यह आपका फिगर दिखाया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 वोल्ट की 6 बैटरियां इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है
1 2 3 4 5 6 और सभी का जो वोल्ट है 1.5 वोल्ट है ना। 6 बैटरी का 1.5 वोल्ट है और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो टोटल वोल्टेज कितना है यही पूछ रहा है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जो बैटरी में होता है, तो अगर श्रेणी क्रम में हमारी बैटरियां जुड़ती हैं तो सभी को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1.5 × 6 बैटरी है तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट आएगा। सभी को हम जोड़ लेंगे। जबकि वही समांतर में रहता तो समांतर में क्या होता है, वोल्टेज का मान सेम होता है और करंट का मान बढ़ जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम में करंट का मान समान रहेगा, वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। ये आपका बैटरी के केस में होता है। तो इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 6 बैटरी जुड़ा है, तो इसको जोड़ लेंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, पहला 4.5 वोल्ट, दूसरा 1.5 वोल्ट, तीसरा 9 वोल्ट, चौथा आपका 6 वोल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा BIS के अनुसार बिजली और पंखों के उप परिपथ में बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो BIS के अनुसार बिजली और फैन, मतलब फैन और ट्यूबलाइट या पंखे के लिए उप परिपथ जो सब परिपथ होता है, बिंदुओं की अधिकतम संख्या हमारी 10 होती है। ठीक है, यानी कि 10 जो होता है, 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। किसमें, पंखे में और लाइट में, है ना। वहीं अब बात करें पावर सर्किट रहता, अगर पावर सर्किट रहता तो कितना हम पॉइंट लगाते, 2 पॉइंट लगाते। ठीक है, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लगाते। और आपसे पूछ देता है कि 10 पॉइंट लगाते हैं वो तो ठीक है, कितना लोड तक हम लगा सकते हैं 10 पॉइंट के, मतलब उस परिपथ में, लाइट और फैन परिपथ में कितना हम लोड लगा सकते हैं। तो लोड कितना लगा सकते हैं, 800 वाट तक लगा सकते हैं। ठीक है, लाइट और फैन के लिए। वही बात करें पावर के लिए, तो पावर के लिए हम 3000 वाट तक लोड लगा सकते हैं 2 परिपथ में। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछता रहता है। तो BIS के अनुसार बिजली और पंखों में 10 होते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10 होते हैं। और लोड पूछ लेता तो 800 वाट तक होता। यहीं आपका पावर के लिए पूछता तो आपका आंसर हो जाता 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट हो जाता, इसके लिए पूछता पावर के लिए। और इसमें लोड पूछता तो 3000 वाट हो जाता। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर भारतीय कारखानों में संधारित्र विधि का उपयोग किसमें सुधार के लिए किया जाता है। पहला है वोल्टेज, दूसरा धारा, तीसरा आवृत्ति, चौथा शक्ति गुणांक। तो देखिए, आमतौर पर भारतीय जो कारखाने होते हैं उसमें संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ कारखानों में जो इंडक्शन मोटर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब इंडक्शन मोटर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो वहाँ का जो पावर फैक्टर होता है वह लैगिंग में चला जाता है। ठीक है, इसमें चला जाता है लैगिंग में, क्योंकि इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर होता है, उसमें ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो करंट ज़्यादा लैग हो जाएगा तो आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी। तो उसको क्या करना, मेंटेन करने के लिए, सुधार करने के लिए उसमें पावर फैक्टर का प्रयोग किया जाता है, शक्ति गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है, शक्ति गुणांक का प्रयोग किया जाता है संधारित्र में, उपयोग किया जाता है सुधार करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी। तो समय अवधि हम जानते हैं T = 1/f होता है।
ठीक है, यानी 1 आवृत्ति बराबर आवर्तकाल होता है। तो यही पूछा है, समय अवधि आवर्तकाल पूछा है, तो मान रख देंगे 1 ये आपका मान 50 हर्ट्स है या 0.02 हर्ट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड दिया है, तो 0.02 में 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 कितना आ जाएगा मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, t बराबर 1/f में मान रख देना है। तो 50 हर्ट्स का मान रखेंगे तो 0.02 आ जाएगा, उसे मिली सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे और वीडियो देखने के लिए हम डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप देखकर लाभ उठाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।